हेलो बच्चों। तो अगला टॉपिक जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात करी थी, एक सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। यानी अगर ज्यामिति के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे और क्या क्या चीज़ें वहाँ से पता चलेंगी, ये ज़रा इस बात में देख लें। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सम्मिश्र संख्या के कुछ अगले जो गुण हैं वो इसके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली ये निरूपण है। दरअसल ये ध्यान रखें कि ये कोई निर्देशांक ज्यामिति नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति वास्तविक संख्याओं पर काम करती है। ये इसको निरूपित करने का एक तरीका है। कहीं कहीं पर गणित में, फिजिक्स में या और चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलो बच्चों, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। शाबाश। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हटा लो, इसको हटा लो और यहाँ पे लिखो नई बात, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। ज्यामितीय निरूपण ओनली, बस। सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण यानी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्यामितीय निरूपण। यानी अंग्रेजी में लिखे बेटा, अंग्रेजी के शब्दों को भी थोड़ा थोड़ा समझेंगे। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ निरूपण, निरूपित करना, दिखाना, बताना, उसके बारे में जानकारी देना चित्र के आधार पर। अगर चित्र के आधार पर दे रहे हैं तो चित्र के आधार पर, यानी आलेख बनाना। तो निरूपण में गया, मान लो चित्र नहीं बना रहे हैं, किसी समीकरण के रूप में निरूपित कर रहे हैं, तो चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसका चित्र बन सकता है तो चित्र बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ज्यामिति के रूप में सम्मिश्र संख्या को ज्यामिति रूप में लिखा, माना सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा वाई। अब ये जो x है, x अक्ष पर निरूपित एक मापांक है। यानी x अक्ष पर निरूपित जो मापांक है वह वास्तविक है, और जो y अक्ष पर निरूपित मापांक है वह काल्पनिक है। यानी यहाँ पर अगर हम इसे अक्षों पे लिखें तो ये कुछ इस तरह की कहानी है। मान लीजिए ये एक्स वाई एक्स बना दें, ये x, तो ये किसके लिए? ये वास्तविक के लिए है, वास्तविक। और अगर इसे वाई एक्स बना दें तो ये काल्पनिक के लिए है, इमेजिनरी यहाँ पे रहेगा और रियल जो है यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब ये जेड जो है किस तरीके से निरूपित होगा? अब मान लीजिए कोई एक्स यहाँ तक रखें, यहाँ तक कोई मान रख ले, मान लीजिए एक्स का, ये देखो ये कोई मान एक्स का बना लिया मैंने यहाँ तक, इस बिंदु तक ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने, और इधर कोई मान मैंने वाई का बना लिया इस तरीके से, यूँ। ठीक, अब इन दोनों को मिला दिया,
ऐसे, ठीक। और अब एक जेड बनाऊंगा, ये जो जेड है इस बिंदु तक आते हुए ये पूरा जो जेड है, ये जेड क्या क्या बताएगा, क्या क्या जानकारी इस जेड के बारे में मिलेगी वो अब देखेंगे। अब ये मैंने जेड बना दिया ऐसे, ये जेड है। तो जेड पे यहाँ पे मान लीजिए तीर का निशान लगाते हैं ऐसे, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई सदिश राशि है, ये कोई वेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये देखा करते थे गणित में, वेक्टर में पढ़ेंगे कि वेक्टर पर तीर का निशान लग जाता है। तो ये कोई तीर नहीं है, तीर वाली बात नहीं है, ये बस तरीका है एक, ठीक। अब इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया जेड ऐसा। तो ये जो जेड हुआ, ये जेड हुआ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक। अब आती है बात कि इस जेड का मापांक क्या है, जेड का मापांक। तो पहली चीज क्या निकाल सकते हैं कि जेड का मापांक क्या है। अब मान लो इस बिंदु को मैं लिखूं ओ और इस बिंदु को लिख दूं ए, तो जेड का मापांक होगा ओ ए की लंबाई, ठीक। तो जेड का मापांक ओ ए की लंबाई के बराबर होगा। तो ये पहली बात समझ में आ गई, किसी सम्मिश्र संख्या का अगर मापांक निरूपित करें, देखें, समझें कि वो कितना होगा तो उसका मान क्या है, यानी उस सम्मिश्र संख्या की लंबाई क्या है, कितना उसका टोटल लेंथ बनता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये निकाल सकते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ देखते हैं, ये x है और ये y है, देखो ये लंब है, ये आधार है ना। तो ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो मापांक है इसे कहते हैं परिमाण, इसे क्या कहते हैं, परिमाण। मापांक को क्या करें, परिमाण, यानी ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो इस ये दूसरा शब्द इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं कि ये परिमाण है। ये परिमाण जो शब्द है बेटा, ये फिजिक्स में इस्तेमाल हो जाते हैं, गणित में परिमाण नहीं लिखा करते, मापांक है। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। ये जो शब्द है दरअसल ये फिजिक्स का शब्द है। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, मापांक। यहाँ पे बोल देते हैं इसको मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस हो गया। मॉड्यूलस का मतलब मापांक, यानी अगर इसको मापें तो इसकी लंबाई क्या होगी। लंबाई का मापांक हो सकता है, चौड़ाई का, क्षेत्रफल का, आयतन का, किसी का भी मापांक, ठीक। तो कुल मिला के वास्तविक संख्या का वर्ग और काल्पनिक संख्या का वर्ग, ठीक। तो यहाँ एक चीज नजर आ जाएगी आपको कि भाई मान लीजिए भले ही ये y माइनस का हो लेकिन ये वैल्यू प्लस में ही होगी, ठीक। अब एक छोटा सा उदाहरण लेके इसको समझ लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेके इसको समझ लेते हैं। z बराबर 5 + 3i का मापांक ज्ञात कीजिए। ये हो गया। एक और ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं मजेदार सा। z + 3 - 8i का मापांक ज्ञात कीजिए। एक और ले लेते हैं, -7 + 2i का मापांक ज्ञात कीजिए। अब देखो समझ में आ जाएगा प्लस माइनस का चक्कर कहाँ पर है, प्लस माइनस का चक्कर कहाँ पर है समझ में आ जाएगा। अब देख, जब इसका मोड जेड लिखेगा तो क्या करेगा, वास्तविक संख्या क्या है 5, काल्पनिक संख्या क्या है 3, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ले बेटा ये हो गया इसका मापांक, इसको हल कर ले आगे, 25 और 9, ये हो गया वर्गमूल में 34, 34 ये ले। अच्छा, यहाँ की कहानी क्या बनेगी,
यहाँ की कहानी बनेगी, जेड का मापांक वास्तविक संख्या क्या है 3, तो 3 का वर्ग। काल्पनिक संख्या क्या है -8, तो -8 का वर्ग करेगा ये ले, तो क्या हो गया वो -8 का वर्ग हो तो +8 का वर्ग ही हो जाएगा। -8 अगर वर्ग के अंदर है तो क्या 8 ही तो है, तो फिर ये भी कहानी वही हो गई, यानी ये भी वही चीज बन गई, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये देख ऐसा हो गया ये, यानी ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये फिर आगे वैल्यू हो गई 9 + 64, और 9 और 4 13, ये हो गया वर्गमूल 73, 73। यहाँ पर भी देख लो एक बार, जेड बराबर, यहाँ लिख दो जेड बराबर, तो इसका मापांक क्या बन जाएगा -7 का वर्ग, समझ में आ गया होगा, 2 का वर्ग, है ना। तो ये -7 का वर्ग क्या है, तो 7 का ही तो वर्ग है ये भी, ये 7 का वर्ग और ये 2 का वर्ग, तो कुल मिला के देखो माइनस काम नहीं कर रहा है, वर्ग की वजह से माइनस काम नहीं कर रहा है, तो ये हो गया 49 और ये हो गया 4, ये हो गया वर्गमूल 53। ओके, देखो ये सारी की सारी चीजें ठीक से देख लो एक बार, किस तरीके से माइनस मापांक में काम नहीं करता। ओके, तो मापांक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं अगली चीज क्या निकाल सकते हैं, तो ये मापांक हो गया, अब यहाँ से मिटा लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये सब समझ में आ गए, इनको हटा लेते हैं, ये देखो ऐसे। चलो आगे बढ़ो। अब दिखता है कोणांक, कोणांक, अब बात करते हैं, ये मापांक हो गया, अब बात करते हैं कोणांक। कोणांक को बोल देते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। ठीक, छोटे में इस आर्ग्यूमेंट को ए आर जी भी लिख देते हैं, छोटे में इसको ए आर जी भी लिख देते हैं ऐसे, यूं, है ना। तो वो क्या होगा, कोणांक कह रहा जी एक्स अक्ष के साथ जेड का बना हुआ कोण, ए एक्स अक्ष के साथ जो कोण है ये है वो थीटा, ये रहा वो थीटा। अब ये थीटा ही दरअसल कोणांक है, कोण का अंक है, ये थीटा ही कोणांक है। ठीक, अब इसको थीटा को कैसे निकालते हैं, कल किसी भी तरीके से निकाल लो, अगर इसे टेन थीटा के तरीके से निकालते हो, मान लो टेन थीटा के तरीके से, तो क्या होगा ये होगा y/x, और अगर इसका साइन थीटा निकालते हो तो ये हो जाएगा y/mod z, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये रहा, और z का परिमाण क्या है, ये पूरी ओ ए लंबाई क्या है, जरा ठीक से देखें, ये रही, ये वाली चीज आ जाएगी। ठीक, अच्छा, अगर इसी का cos थीटा निकालते हो तो मिलेगा x/mod z, यानी z का मापांक, माने वही हो गया आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपने मोड जेड लिखा है, यहाँ पर जेड नहीं लिख सकते आप, क्योंकि जेड ये है, हमें क्या लिखना है, जेड का मान लिखना है, तो जेड का मान क्योंकि लंबाइयों के पदों में ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, तो ये चीज लिखनी है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना, तो ये मोड जेड है। ठीक, अब यहां से अगर थीटा निकालते हैं इससे, जो कि प्रचलित है भाई, ये जो चीज है ना, ये प्रचलित है, इसका इस्तेमाल अक्सर हो जाता है, ये प्रचलित है, जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से थीटा कैसे निकालते हैं, यहाँ से थीटा निकालते हैं इनवर्स लगा के, इनवर्स लगा देते हैं, टेन इनवर्स y/x। अभी जो y है या x है, इसमें हम एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे ठीक से देखें, यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स रियल z और इमेजनरी z, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ये जो रियल z है, रियल z, इस रियल z का मतलब है
कि इस जेड का रियल वाला पार्ट। ठीक, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, इमेजनरी जेड होना चाहिए था, है ना, देखो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। हाँ ऐसे लिखो, वाई अपॉन एक्स है ना, हाँ तो लिख दिया आई एम जी जेड और आर ई जेड। आई एम जी जेड इसका मतलब इसका काल्पनिक वाला पार्ट है वाई, काल्पनिक वाला हिस्सा, जेड का काल्पनिक वाला हिस्सा आई एम जी जेड, इमेजनरी जेड का। और जेड का वास्तविक वाला हिस्सा क्या है, एक्स है, तो उसको आर ई जेड लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया आर ई जेड, यानी हमने लिखा कि भाई हमारे पास, इस उदाहरण से इसको समझा ले बेटा एक बार, क्योंकि ये बहुत काम करेगा आगे सवालों में लिखा मिलेगा। हमने कहा यदि जेड बराबर 3 - 11 आयोटा है तो आर ई जेड क्या होगा और इमेजनरी जेड क्या होगा। इमेजनरी जेड आई एम जी, आई एम जी क्या होगा। हाँ शाबाश। तो रियल जेड क्या है इसमें, रियल जेड है ये वास्तविक संख्या 3, तो ये हो गया 3। शाबाश। इमेजनरी जेड क्या है, -11, आयोटा के साथ में क्या नंबर है, -11, सिर्फ 11 नहीं है, -11 है, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे गिना जाएगा, वही बताएगा। तो कौन प्लस में है कि माइनस में है, तो ये हो गया -11। तो इमेजिनरी जेड यानी जेड का काल्पनिक वाला हिस्सा, प्लस में हो या माइनस में हो, जो का तो लिखा जाएगा, प्लस का है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसी तरीके से वास्तविक वाला हिस्सा प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक, तो इस तरीके से भी इसको लिखा जाता है। तो कुल मिला के क्या मिला, कुल मिला के मिल गया पूर्णांक। ठीक, तो पूर्णांक चेक हो गया, शाबाश। अब इसके बाद यहां से हटा देता हूं बेटा, यहां से हटा देता हूं, ये देखो ये रहा, बस। ओके, शाबाश। अब आती है बात कि मापांक के गुण क्या हैं। तो वो मापांक के जो गुण हैं, मापांक की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो यही है कि भाई माइनस अगर इनमें से कोई हो तो मापांक में नहीं पहुंचेगा, मापांक में नहीं पहुंचेगा। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, मापांक का मतलब है जेड की लंबाई कितनी है, जेड को अगर मापें तो वो कितना बनेगा। अभी छोटा सा सवाल है, उसको करके आप जो है आगे बढ़ेंगे फिर। मापांक ज्ञात कीजिए, बहुत सारे यहाँ सवाल हैं, सबके मापांक निकाल के देखिएगा, सारे सवाल ये करिएगा। अब आई बात आगे, इसी चीज़ को अगर बदलना हो, अब इसी चीज़ को अगर कन्वर्ट करना हो, मान लीजिए कोई संख्या है जेड है, अगर हम उसे मापांक के पदों में लिखना चाहें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और अक्सर मिलेगी आपको आगे, मापांक के पदों में सम्मिश्र संख्या को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से इसकी उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है, इसकी उल्टी प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक, वो भी यहीं पे जोड़ देते हैं, बाद में थोड़ा सा उसका हिंट दे देते हैं, बाकी फिर वो ध्रुवीय रूप में लिखना वो भी फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। या थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि जब हम उसे यहाँ समझा रहे हैं तो यहाँ वो समझ में आसानी से आ जाएगा।
और फिर आगे भी आसानी हो जाएगी। अगर एकदम से उस आखिर में जाके पकड़ेंगे तो फिर अजीब सा लगेगा, यहीं पकड़ लेते हैं उसको। तो कुल मिला के अगर मैं इस ओ ए को लिखूं, अगर मैं ओ ए को लिखूं, तो ये जो ओ ए है ये क्या है? ठीक, सम्मिश्र संख्या ओ ए। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। ये जो जेड है, जेड का वास्तविक जो हिस्सा है वो जेड कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा हो गया, प्लस, और जेड का जो काल्पनिक हिस्सा है वो साइन थीटा वाली चीज है, लंब पे है, तो ये जेड साइन थीटा हो गया, और ये लग गया आई, ऐसे। ठीक, यानी यहां से समझ में आ रहा है मामला कि भाई जो एक्स है वो जेड कॉस थीटा है। जेड क्या है? मापांक है। और वाई क्या है? जेड साइन थीटा, ऐसे। अब यदि मापांक को, भाई ओ ए क्या है? ओ ए है जेड, ओ ए क्या है? जेड। यदि मापांक को आर लिख दिया जाए तो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, और आर को कॉमन ले लिया जाए तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे क्या किया कि मापांक को आर लिख दिया, तो माना, एक चीज मान के लगा देना, जेड का मापांक जो है ये आर है, हमने इसको आर मान लिया। ठीक, तो इस तरीके से भी त्रिकोणमितीय रूप में ये जेड बन जाती है, जिसमें जो थीटा है वो क्या है? वो है कोणांक, और जो आर है वो मापांक है। ठीक, अब अगर कोई सम्मिश्र संख्या मापांक और कोणांक दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये सम्मिश्र संख्या कितनी है, तो बड़ी आसानी से यहाँ से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, बदल के देखना यहीं पे जरूरी है, आगे भी आएगा ये, आगे भी इसको पढ़ेंगे। यदि किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक r बराबर 5 तथा कोणांक थीटा बराबर π/3 हो, तो सम्मिश्र संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल तैयार हो गया बेटा। कितना है मापांक? 5, ऐसा। कोणांक कितना है? π/3। तो ये है वो फॉर्मूला जो कोणांक और मापांक को सम्मिश्र संख्या में बदल देता है। और ये कैसे आया ये तुमने देखा, त्रिभुज कैसे बनाया था, कैसे इसको रखा है ना। तो लिख दो z बराबर r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब वो मान लगा दो, मापांक कितना है? 5, तो ये लग गया 5 कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। ये बन गया। यहाँ लिख देंगे z बराबर 5 कोस π/3। π/3 होता है 60 अंश के बराबर। π/3 क्या है? π/3 एक रेडियन में कौन है, उसको अंशों में लिखें तो 60 हो जाता है वो। तो cos 60 का मान 5, cos 60 का मान होता है 1/2। ऐसे ही साइन 60 का मान होता है √3/2, आई √3/2। अब इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 5/2 ये वास्तविक हिस्सा है, और
5√3/2 आई ये काल्पनिक हिस्सा है। तो ये जेड हो गया और ये आ गया आंसर। ओके शाबाश, ये आंसर बन गया। तो देखो काम आई कि नहीं, मैंने कहा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा यहीं पे इसको जोड़ देते हैं। मापांक और कोणांक अगर दे रखे हैं तो ये समीकरण, ये कन्वर्जन तुरंत काम कर देगा। ठीक, शाबाश। अब आया सम्मिश्र संख्याओं की समता। सम्मिश्र संख्याओं की समता, भाई सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होंगी? अगर ऐसा है तो कोई समीकरण बना रहे हैं या कोई चीज बना रहे हैं, उसमें मान निकाल रहे हैं, हल निकाल रहे हैं, तो समता के लिए कुछ ऐसा देखते हैं। सम्मिश्र संख्याओं की समता का इस्तेमाल वर्गमूल, घनमूल वगैरह निकालने में करेंगे। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई, सम्मिश्र संख्याओं की समता। शाबाश। सम्मिश्र संख्याओं की समता, समता या समानता जो भी, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, क्या लिख दें? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बस। समता का मतलब क्या फायदा होगा अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं को बराबर कर दें, तो हमें लाभ क्या होगा? सोचने की बात तो ये है कि हमें फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा, मान लीजिए एक सम्मिश्र संख्या में कुछ जानकारियां हैं हमारे पास, एक में नहीं है। अब देखो, जैसे एक उदाहरण के रूप में समझ लें, यदि Z1 बराबर Z2 तथा Z1 बराबर x+1 प्लस 2y(i), कोमा Z2 बराबर 5+8(i), तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब जरा इस सवाल को देखो एक बार कि समता का फायदा क्या होगा। भाई पहले उन्होंने कहा कि साहब Z1 और Z2 बराबर है, दो सम्मिश्र संख्या एक दूसरे के बराबर हैं। फिर उन्होंने कहा कि Z1 है हमारे पास x+1, ये लो इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ, और 2y(i), ठीक, 5+8i, ये Z2 है। अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो अगर मैं इन्हें बराबर कर दूं तो मुझे कुछ नई चीज निकल के आती है मेरे पास। Z1 बराबर Z2, तो लिख लेते हैं x+1 प्लस
आयोटा 2y ऐसे लिख लेते हैं, आयोटा 2y आयोटा जैसे चाहे लिख लो। यहाँ 5 प्लस 8 आयोटा, ये बराबर है। इसका मतलब सीधा है, यहाँ एक कंसेप्ट लगेगा कि भाई वास्तविक मान के बराबर ही होगा। यानी ये अगर वास्तविक मान है तो यहाँ वास्तविक मान 5 है। तो इसका मतलब अगर संख्याएं बराबर होंगी तो काल्पनिक मान काल्पनिक के बराबर होना चाहिए, वास्तविक मान के बराबर होना चाहिए। तो कुल मिला के x+1 अगर देखा जाए तो 5 के बराबर है, ये मान वास्तविक है और इधर ये मान वास्तविक है ना। तो यानी x का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो वास्तविक मान के लिए सबसे पहले क्या लिख दिया, वास्तविक मान के लिए क्या लिख दिया, x+1 बराबर 5। तो x का मान आ गया 4। लो एक आंसर मिल गया। अब काल्पनिक मान के लिए काल्पनिक मान के लिए ये लो, वो रहा 2i तो यानी 2y है, प्लस का है पॉजिटिव है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, प्लस का है पॉजिटिव है, प्लस देखो पॉजिटिव है 2y आई के साथ है। यहाँ पर भी प्लस का है 8 है, तो ये 8 हो गया। तो y कितना आ गया 4, ये भी आंसर हो गया। लो यानी बराबर कर देने पर, समान कर देने पर कोई ऐसी चीज जो समान करने की शर्त में फंसी है, x का मान, a का मान, b का मान जो भी है वो सब समान करने से निकल जाता है। अब इसी तरह के कुछ और एक दो उदाहरण हैं, वो करते हैं। फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका इस नियम से ही होगा। बराबर करेंगे और हल करेंगे समीकरणों को। शाबाश। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दैट इज लास्ट में पॉइंट चला जाएगा। तो अभी के अभी हम ये भी जान लें कि सम्मिश्र संख्या का इस्तेमाल दरअसल वर्गमूल करने में कैसे किया जा सकता है। अगर हम ये देखें, हम कोई वर्गमूल, सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, किसी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, बाकी का वर्गमूल नहीं। भाई अगर आप काल्पनिक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कर ही देंगे, आप आयोटा पे पावर लगा देंगे। अगर एक वास्तविक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे वो भी आप कर देंगे। तो वास्तविक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना भी आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ लिया होगा। तो काल्पनिक या वास्तविक नहीं बल्कि सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना, ये टेक्निक कैसे काम करेगी। तो यहाँ लिख देते हैं, सिंपल सा मामला है, इसको समझ लें। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, बस। तो लिखते हैं, माना सम्मिश्र संख्या हाँ z बराबर a प्लस आयोटा b का वर्गमूल ज्ञात करना है, बस ऐसे कर देते हैं। तो क्या करें, इसका वर्गमूल जो है कुछ ऐसा होगा, a प्लस आयोटा b की पावर 1/2, और इसको एक नए रूप में मान लेंगे, इसे मान लेंगे x प्लस आयोटा y। ये माना कर दिया बेटा मैंने, ये मान लिया मैंने। भाई इस सम्मिश्र संख्या का जो वर्गमूल होगा वह एक सम्मिश्र संख्या होगी, और मैंने मान लिया कि वो एक सम्मिश्र संख्या है। x और y मुझे मालूम नहीं है, a और b मुझे मालूम है।
भाई ये सम्मिश्र संख्या है, ये तो मुझे मालूम है, ठीक, ये क्या है, ये तो मुझे ज्ञात है, लेकिन ये एक्स और वाई मुझे पता नहीं है, ठीक। तो कुल मिलाकर अब देखो दो सम्मिश्र संख्याओं में समानता हुई कि नहीं, एक वर्गमूल में लिख दी गई, एक उसके बराबर लिख दी गई, यानी वर्गमूल एक सम्मिश्र संख्या मानी गई, लिख दिया माना। तो मुझे क्या नहीं पता, मुझे एक्स नहीं पता, मुझे वाई नहीं पता। अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दो। अब इधर का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, और इसका वर्गमूल हट जाएगा ए प्लस आयोटा बी। अभी जो आयोटा वाई स्क्वायर है, इसको क्या लिख दोगे तुम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy को ब्रैकेट में डाल के आयोटा लगा दोगे, और यहाँ ए प्लस आयोटा बी लिख दोगे। अब जो वास्तविक मान है उसको अलग कर दोगे, जो काल्पनिक मान है उनको अलग कर दोगे। तो वास्तविक मान यहाँ क्या है, देखो इसके साथ क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वास्तविक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वास्तविक मान के बराबर कर दोगे, यहाँ ए है। ये तुम्हारे पास एक समीकरण बन जाएगी पहली। काल्पनिक मान को काल्पनिक के बराबर कर दोगे, यहाँ काल्पनिक मान क्या है 2xy, और ये बन जाएगा b के बराबर, ये तुम्हारी सेकंड समीकरण हो जाएगी। अब एक्स वाई में तुम्हारे पास दो समीकरण है, ए और बी तुम्हें मालूम है, इन्हें हल कर लोगे, एक्स वाई के मान आ जाएंगे, तो वर्गमूल में रख दोगे, इसमें रख दोगे यहाँ, तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जब ये मान रखते हैं तो इसमें से एक चीज़ हटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब ये बेटा इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से हटाऊंगा, इस चीज़ को यहाँ से हटाऊंगा, उस चीज़ को यहीं पे करते हैं पहले, है ना, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, देखो शाबाश। तो एक्स स्क्वायर मतलब मैं एक्स निकालना चाहता हूँ पहले, तो वाई का मान यहाँ से हटा लूंगा, देखो वाई का मान है बी बटे 2x, यहाँ लिख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर बी बटे 2x का स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा ए के, हो गया, शाबाश। तो ये y का मान b बटे 2x होगा, देखो ऊपर वाले में लगा दिया, समीकरण ऐसी हो गई। अब ये कैसी बन गई, ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4x स्क्वायर बराबर a, ये बन गई, देखो। अब इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है इसको कुछ मान लूंगा, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, क्योंकि ये करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक द्विघात का समीकरण नहीं बनेगा, चार घात वाला बन जाएगा, तो द्विघात का बनाने के आसान पड़ेगा हमारे लिए। तो हमने क्या किया, इसको टी कर दिया, तो ये हो गया टी माइनस बी स्क्वायर बाई 4t बराबर ए। अब इसे सॉल्व कर लूँगा, लघुत्तम वघुत्तम ले लूँगा इसका, तो ये हो गया 4t स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4at, इसको इधर गुणा किया वापस इधर ले आया, ये बराबर 0 हो गया। तो 4t स्क्वायर माइनस 4at माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो t का मान आ गया, फिर धराचार्य लगा के t का मान निकाल लूंगा, ठीक। तो t का मान आ गया, तो किसका मान आ गया, उसका वर्गमूल कर दूंगा, क्योंकि देखो ये x है, ठीक। अब x चाहिए तो क्या होगा, ये होगा प्लस माइनस वर्गमूल t, ये देखो ये आ गया, तो यहाँ से t का मान मिलेगा, वो तो एक्स स्क्वायर का मान है, तो x का मान t का वर्गमूल लगा के लिख दूंगा। x का मान निकाल दिया मैंने, तो मैं यहाँ से y का भी निकाल दूंगा, b बटे 2x लिख दूंगा उसको, यही तो है भाई इसमें जाने की मुझे जरूरत क्या है, सेकंड वाली में x का मान इसमें रखा तो इसका मान आ जाएगा। x और y के जो भी मान आएंगे वो यहाँ पुट कर दूंगा मैं,
यही तो है वर्गमूल, तो मुझे वर्गमूल मिल जाएगा। तो मेथड क्लियर है। जब लास्ट मोमेंट पे वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने वाले सवाल करेंगे, तब इसको याद करेंगे कि नहीं इतनी बात समझ में आ गई थी कि भाई एक द्विघात का समीकरण बनता है, उसमें x की पावर 4 हो जाती है, उसमें x स्क्वायर को t मानना पड़ता है, फिर वो द्विघात का समीकरण बनता है, फिर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यहाँ लगा के t निकालनी पड़ती है ना। तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूले तक पहुंचा दें तो फिर छोड़ेंगे इसको, है ना। श्रीधराचार्य के फॉर्मूले तक पहुंचा देते हैं, t का मान निकाल देते हैं। तो t के साथ 4a है माइनस का, तो प्लस का 4a लिखेंगे, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 4a का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4a का स्क्वायर लिख दें, ये देखिए वो तो प्लस का ही हो जाएगा ना। 4ac, 4a में 4 लिखेंगे, c में माइनस b स्क्वायर लिखेंगे, और बेटा नीचे 2a लिखेंगे यानी 8 लिखेंगे। भाई यहाँ तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ये चीज़ फिर आगे कोई वर्गमूल जब निकालेंगे तब इसको यहाँ से जोड़ देंगे। बिल्कुल यहीं पे संख्या लिखेंगे और इस रास्ते से चलेंगे तो ये मेथड वापस हमारे याद आ जाएगा, ये लिंक कर जाएगा वहाँ पे। ठीक, ओके, डन, शाबाश। तो वर्गमूल निकालने में एक संख्या दूसरी संख्या और ऐसी चीज़ें निकालने में जो मालूम ना हो, संख्याओं को बराबर करके ऐसे समीकरण बना करके सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ काम आ जाती है। और इस पे सवाल भी बनता है, इस पे सवाल भी बनता है।